सो बेसिकली यही वो चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है सो वो रैंडमली मूव कर रहा होता है और वो एसोसिएशन भी कर रहा होता है और एट द सेम टाइम वो डिसोसिएशन भी कर रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों की नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के घर में मेहमान आते होंगे, आते या नहीं आते? तो देखिए, जब मेहमान आते हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं, आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। तो उस कोल्ड ड्रिंक में आप बर्फ़ भी डाल देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर या फिर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? हैं? वो तैरती क्यों है? तो आज हम इसी चीज़ को जानेंगे। देखें, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर कब तक फ्लोट करता है और कैसे करता है। देखिए, उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ग्रेटर होगी तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा पानी में सिंक कर जाएगा। और मोस्टली क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड देखिए, मैटर की कितनी किस्म होती है? मैटर की होती है 3 किस्में होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं ना मैटर की। एक होता है सॉलिड होता है, एक होता है सॉलिड होता है, एक होता है लिक्विड होता है और आखिरी कौन सा होता है? और आखिरी होते हैं गैस। अब हमें पता है जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड उसके अंदर जो वाटर कह रहा हूँ, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। और अगर इसके बरक्स अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में मॉलिक्यूल क्लोज तो होते हैं लेकिन वो बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते। यानी वो इतने क्लोज होते हैं, यानी वो क्या कर सकते हैं, वो मोशन कर सकते हैं, अपनी मोशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यही वजह है कि अगर हम लिक्विड को क्या नाम है थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो बहने लग जाता है। तो इसके हमें पता लगा कि जो लिक्विड है उसके अंदर मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं लेकिन वो इतना क्लोज नहीं होते कि जितना सॉलिड्स के अंदर होते हैं। और अगर मैं आपको गैस की बात करूं तो जो गैस होते हैं ना, गैस उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इतने दूर होते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ इतना फासला होगा जितना उसके डायमीटर का 300 गुना। यानी वो एक मॉलिक्यूल जो है अपने दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 टाइम अवे होगा, इतना दूर होगा। ठीक है, तो हमें इससे पता लगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड होंगे, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा सा क्लोजली पैक नहीं होंगे, बल्कि वो मोशन अपनी कर सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड बहता है, हमें पता। और गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं आपस में। तो देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया उस वक्त तक पानी के ऊपर तैरता है जब तक उसकी डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड से क्या होगी, लिक्विड से कम होगी। अब हमें सबसे पहले समझना है कि डेंसिटी क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होती है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मसले वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम यानी एक ऑब्जेक्ट ने पर वॉल्यूम कितनी जगह सराउंड की हुई है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। अब देखिए, इसके हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे तो हमें समझ आएगी। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालूंगा। देखिए, मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये छत्ता है। कौन सा छत्ता है? मक्खियों का छत्ता है। और मैं कहता हूँ ये भी एक क्या है, ये भी एक मक्खी का छत्ता है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस मक्खी के छत्ते में कोई तकरीबन 5 मक्खियाँ हैं। ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ पे जो मक्खियाँ बैठी हुई हैं ना इस छत्ते पे वो कम अज़ कम मैं कह लेता हूँ वो 100 मक्खियाँ हैं। इधर कितनी है? इधर 5 है। इधर है कितनी? इधर 100 है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप ये याद रखिएगा, इन दोनों छतों का जो वॉल्यूम है ना, यानी दोनों का जो साइज़ है वो बराबर है, वो दोनों का साइज़ जो है वो दोनों का सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला मक्खियों का छत्ता ज़्यादा डेंस है या फिर ये वाला डेंस है? तो मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि भाई ये वाला जो है छत्ता ये ज़्यादा डेंस है, लेकिन उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो मक्खियाँ हैं वो ज़्यादा बैठी हुई हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो मैस पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है? वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए, डेंसिटी और मैस का एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो है मैस क्योंकि ज़्यादा है मक्खियों का, तो इधर डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और अगर आप देखेंगे तो बकिया जो वॉल्यूम यहाँ रह गया है, जो वॉल्यूम यहाँ रह चुका है, ये वाला हिस्सा जो है ये तो बहुत कम रह चुका है। और नज़र आ रहा है हमें कि जो डेंसिटी है उसका वॉल्यूम के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए, यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। और अगर हम इसकी बात करेंगे, इस पिक्चर की या फिर जो मैंने ये वाली डायग्राम बनाई है, इसके अंदर क्योंकि मक्खियों का मैस कम है, तो जब मक्खियों का मैस कम है तो ऑटोमेटिकली क्या है, डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है मैस और
डेंसिटी के दरमियान। और देखिए यहाँ पे जो क्योंकि मास कम है तो देखिए जो रिमेनिंग हिस्सा है यहाँ पे ये वाली जगह ये देखिए इसके मुकाबले में ये वाली जगह ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है डेंसिटी जो है यहाँ पे कम है और जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें डेंसिटी का थोड़ा मतलब समझ आया। तो हमें इससे ये समझ आया कि देखिए यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे और क्लोजली पैक्ड थे किसमें, सॉलिड के अंदर, तो यानी इसका मतलब है कि जो सॉलिड की है डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, सॉलिड की डेंसिटी ग्रेटर होगी। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हैं आपस में, यानी क्योंकि वो मोशन कर सकते हैं, तो डेंसिटी जो है लिक्विड की क्या होगी, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन कम होगी। और अगर हम गैस की बात करें, क्योंकि गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है और वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो जो गैस है उसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। किससे, डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड से जो गैस की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। अब देखें, अब ये मसला कि देखिए अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर तो लिक्विड है, वाटर क्या है, वाटर तो लिक्विड है। और मैंने आपको बताया जो लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो तो सॉलिड के कंपैरिजन कम होती है। लेकिन मैंने आपको बताया जो सॉलिड है यानी जो आइस है वो भी तो एक सॉलिड है, आइस क्या है, आइस भी तो सॉलिड है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक लिक्विड में फ्लोट कर सकता है जब तक उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लिक्विड है ना, लिक्विड उसकी जो डेंसिटी है ना, लिक्विड की डेंसिटी वो है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये मेजर की गई है वैल्यू, ठीक है ना। और अगर इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक लिक्विड में फ्लोट कर सकता है जब तक उसकी जो डेंसिटी है वो 1000 से कम हो। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 900 किलोग्राम मीटर क्यूब होगी तो वो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर इसकी किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो 1000 से ग्रेटर होगी, 1000 से ग्रेटर होगी, मैं कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी वो 1100 है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करने के बजाय वो सिंक कर जाएगा। अब देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आइस है वो तो क्या है, आइस तो सॉलिड है, तो इसका मतलब ये है कि जो आइस है उसे तो सिंक कर जाना चाहिए, आइस को तो डूब जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, आइस तो फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, तो ये क्या चक्कर है। तो हम इसी को समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो देखिए जो वाटर होता है, वाटर हमें पता है जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O, यही होता है ना। अब देखें एक वाटर के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, हमें पता है वाटर जो, अगर मैं इसका वो बनाऊँ, एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो वाटर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और बाकी ये दो क्या हैं, ये हाइड्रोजन के एटम है। तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक तो मॉलिक्यूल नहीं होता ना वाटर के अंदर तो बेशुमार मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखें एक ये है, फ़र्ज़ करें एक ये भी है, एक ये भी है। तो देखें जो वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो वो क्या करता है, वो एसोसिएशन भी करता है और वो क्या करता है, वो अपने जो क्या नाम है उसे बॉन्डिंग की होती है उसे तोड़ता भी है। मिसाल के तौर पर अगर ये मॉलिक्यूल ने एक लम्हे में इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है तो दूसरे लम्हे में वो क्या करेगा, वो इसके साथ बॉन्डिंग को तोड़ेगा और वो थोड़ा आगे मूव करके इसके साथ कर लेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो वो मोशन में होता है और वो क्या करता है, अपनी बॉन्डिंग को तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, यानी वो इस तरीके से करता है। लेकिन जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं, अमूमन पता है क्या होता है, अमूमन ये होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है और जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप इसकी मिसाल ये समझिए कि अगर आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, आपने क्या किया, आपने एक प्लास्टिक की बॉटल को लिया और आपने क्या किया, आपने उसे रख दिया फ्रीज़र में, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप फ्रीज़र का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे या फिर उससे भी कम कर जाएंगे तो जो आपके पास प्लास्टिक की बॉटल होगी वो सुकड़ जाएगी। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर उसका पहले वॉल्यूम ऐसा था तो उसके सुकड़ने के बाद उसका वॉल्यूम इतना रह जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो हमें पता है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जो डेंसिटी है उसका वॉल्यूम के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। तो यानी क्या हुआ, जब प्लास्टिक की बॉटल सुकड़ जाएगी तो उसकी जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन पता है आपको क्या होता है, जो वाटर है ना उस एबनॉर्मली बिहेव करता है। वाटर क्या करता है, वाटर जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को फ्रीज करेंगे ना तो वाटर तब तो नॉर्मल रहेगा, यानी क्या होगा, वाटर की डेंसिटी इंक्रीज ही करेगी और वाटर जो होगा वो सुकड़ता ही है। लेकिन जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर करेंगे तो वाटर एबनॉर्मली बिहेव करता है। यानी क्या होता है, जो वाटर है ना वो अब एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में आ जाता है, यानी उसने
जब वाटर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो लगाऊँ तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगी कि जो एक वाटर होता है ना, जब वो उसे हम फ्रीज़ करते हैं तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक ऐसे बिहेव करता है, ऐसा उसने एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करता है कि वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इसी तरीके से वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसे ही आ जाता है और एक और मॉलिक्यूल के साथ भी बिल्कुल वो ऐसे ही आ जाता है। सो बेसिकली यही वो चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है सो वो रैंडमली मूव कर रहा होता है, और वो एसोसिएशन भी कर रहा होता है और एट द सेम टाइम वो डिसोसिएशन भी कर रहा होता है। लेकिन जो ही हम वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो करते हैं सो क्या होता है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है और जो वाटर की डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। यही वजह है कि जो एक आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है। तोड़ भी रहा था, बॉन्डिंग बना भी रहा था, तोड़ भी रहा था, बना भी रहा था, तोड़ भी रहा था। लेकिन जब मॉलिक्यूल को हमने फ्रीज़ किया तो क्या हुआ, उसके दरमियान ये एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गई। और हमें पता है जहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं उस चीज़ की डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। और क्या हुआ, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो कम हो जाती है। तो यही वजह है कि जो एक आइस होता है, एक आइस होती है, जब वो फ्रीज़ की जाती है तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। और जब एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। यही रीज़न है कि जो एक आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि जब वाटर को हम फ्रीज़ करते हैं और जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन करता है तो वाटर जब आइस बनने लगता है तो वाटर में क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। वाटर में एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। जैसे कि मैंने ये देखें, यहाँ पे जब वाटर को अरेंज किया, वाटर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आया और वाटर के दरमियान ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। और हमें पता है जब एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में एक इन्वर्स रिलेशन है। तो जब वाटर फ्रीज़ किया जाएगा तो वाटर में एम्प्टी स्पेसेस आएंगी, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और क्या होगा, जो डेंसिटी है वो आइस की वो कम हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं जो डेंसिटी है ना आइस की वो है 917 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, यानी इतनी है एक आइस की डेंसिटी। और अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आए कि यार ये कैसे हो सकता है, तो आप इसकी एग्जांपल ये समझिए कि आपने एक बैलून लिया, बैलून में आपने क्या किया, आपने बैलून में हवा भरी, और अगर आप उस बैलून को एक टब में या फिर एक वाटर एक ऐसी जगह पे छोड़ें जहाँ पानी हो, एक बाथ टब में छोड़ दें, तो क्या होगा, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लीजिएगा अब जो बैलून है वो कभी भी सिंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बैलून है उसके अंदर गैसेस है, और हमें पता है कि जो गैस है उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होगी वो कभी भी वाटर में सिंक नहीं करेगा, बल्कि हमेशा फ्लोट ही करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ऐसी क्या वजह है कि जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करता है। तो मैंने आपको उसकी रीज़न बताई। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ऐसी क्या वजह है कि जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है, तो आपने उन्हें यही बताना है कि जब हम आइस को फ्रीज़ करते हैं, यानी जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं और आइस बनती है तो आइस में एम्प्टी स्पेसेस बनने लगती हैं, और जब एम्प्टी स्पेसेस बनेंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो एक आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है। और एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो वाटर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों गेन करता है, यानी वो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना लेता है जब वो आइस बनता है, तो उसकी रीज़न ये है कि जो वाटर है वो उसका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना वो बेंट स्ट्रक्चर है, यानी वो ऐसा उसका स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से जब वो एसोसिएशन, जब वो सॉलिड फॉर्म में आता है तो वो ऐसे अपने आप को जोड़ता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कि वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो थैंक यू, मैंने आज आपको बताया कि कैसे एक आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।